आगे हमने यह देखा कि पाश्चात्य विद्वानों ने कहा कि भारत के पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन बाद में संशोधन से उन लोगों को भी पता चला कि भारत के पास बहुत ही अमूल्य संस्कृति थी। तो उन लोगों ने कहा कि यह भारत के पास नहीं था, भारत ने अन्य देशों से लिया। जैसे नाट्य शास्त्र है वो ग्रीक से आया हुआ है, क्योंकि हमारे नाट्य शास्त्र में यवनिका जवनिका ऐसे शब्द आते हैं, वो वहाँ के यवन लोगों के आधार पर लिए गए हैं। तो नाट्य शास्त्र यवन से आया है। रसायन शास्त्र जो है वह अरब से आया है। गीता है वह तो बाइबल के आधार पर लिखी गई। और रामायण जो है वो होमर नाम का एक विद्वान हो गया, एक लेखक, उनकी इलियड नाम की एक रचना थी। उस इलियड के आधार पर, और उस इलियड में ट्रोजन युद्ध आता है, उस ट्रोजन युद्ध के आधार पर रामायण की रचना हुई। और वहाँ पे हेलन रानी है वो भाग जाती है, वहाँ से सीता जी के अपहरण की कल्पना भारत में हुई। ऐसी अनर्गल बातें कही, लेकिन बाद में संशोधन से उनका जो यह दाव था वो फेल हो गया। और यह साबित हो गया कि रामायण की रचना का समय, गीता की रचना का समय, यह सब ये जो ग्रंथ बताए उन लोगों से पहले हुए हैं। इसलिए यह दाव तो फेल हो गया। और बाद में एक नया रास्ता निकाला कि यह सब, बाद में कहा कि यह सब काल्पनिक था। रामायण, महाभारत युद्ध, चाणक्य, यह सब कल्पना है। एक बार अगर हम भी यह स्वीकार कर ले कि यह कल्पना है, तो कल्पना कब हो सकती है? जब ऐसा कुछ रहा होगा पहले, तो यह कल्पना हो सकती है। और यह कल्पना भी कितनी मधुर है। और यहाँ के नेताओं ने भी यह कहा कि राम राज्य काल्पनिक है। अगर राम राज्य जैसा कुछ था तो आज लोगों का यह अधपतन क्यों दिखाई दे रहा है? अरे भैया, जैसे सुख और दुख चक्र की तरह आते हैं, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ऐसे लोगों का ऊर्ध्वगमन और अधपतन तो होता है। इससे यह साबित नहीं हो सकता कि राम राज्य एक कल्पना है। और इनके यह दावों में हमारे कहने वाले आध्यात्मिक लोगों ने भी थोड़ी सहाय कर दी। जैसे कि हमारे यहाँ अध्यात्म रामायण है, उसमें कहा है कि यह जो युद्ध हुआ है राम रावण का, उसे भौतिक घटना की तरह हम न ले, वह एक रूपक है और उससे अन्य अर्थ निकाले हैं। और ऐसी बात से उन लोगों को उनके समर्थन में एक और दलील भी मिल गई। संशोधन आगे चला तो यह भी पता चला कि यह कुछ काल्पनिक नहीं है, यह हुआ है। तो उन लोगों ने एक नया दाव खेला, कहा ठीक है हुआ तो है, लेकिन यह सब भारत में नहीं हुआ है। राम है वो भारत में नहीं हुए हैं, वह तो ईरान में हुए हैं। कहा ऐसा क्यों कहते हैं? तो उन्होंने एक ऐसी दलील सामने रखी कि रामायण की जो घटना है वो मध्य पूर्व और एशिया में हुई है, क्योंकि अयोध्या में ऊँट से चलने वाली गाड़ी और गधे से चलने वाली गाड़ी का वर्णन आता है, वो मध्य पूर्व में दिखाई देता है, ईरान में दिखाई देता है। इसलिए ईरान में यह सारी घटना हुई है। लेकिन अभी हाल भी कच्छ में भी यह सारी जो बात कर रहे हैं वो दिखाई दे रही है। और पहले अयोध्या में गधे से और ऊँट से चलने वाली गाड़ी का प्रचलन था और अब वह नहीं है। इससे यह तो साबित नहीं हुआ कि यह घटना ईरान में हुई। तो इस तर्क में भी कुछ तथ्य नहीं है। और ऐसी जो आधारहीन बात उन्होंने कही, ऐसे इतिहास के प्रवंचकों के सामने तत्कालीन लोगों ने आवाज़ उठाया। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भांडारकर,
केडकर, तिलक जैसे लोगों ने उनका अच्छी तरह से खंडन किया, लेकिन अस्मिता का निर्माण हो पाए ऐसा इतिहास निर्माण करने में उन लोगों के पास समय नहीं रहा और अपना जो इतिहास है वो ख़ास करके तो साम्यवादी लोगों ने गलत लिखा है। साम्यवाद के भी प्रणेता है कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा और आज के युवान लोग उसे पढ़कर अंधकार में जाते हैं और अपने इतिहास पे, अपने समाज पे, अपनी संस्कृति पे गौरव का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो उनके जो मुख्य प्रणेता थे कार्ल मार्क्स और साम्यवाद, तो उस साम्यवादियों के ऊपर और कार्ल मार्क्स ने कैसे हमारा इतिहास गलत तरीके से लिखा, उनके ऊपर भी हम आगे चर्चा करेंगे।